हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आज के क्वेश्चंस थोड़े अंडरस्टैंडिंग लेवल के हैं, यानी कि आज का क्वेश्चंस कुछ इस तरह के हैं जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द वर्कर्स इंक्लूड, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्कर्स के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं द पेमेंट ऑफ द फेयर वेजेस, यानी कि जो उनकी पेमेंट है वो फेयर वेजेस देना, यानी कि आप जितना काम करा रहे हैं उतना आपको उनको जो पैसे हैं, जो वेजेस है वो आपको देना है। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ द वर्कर्स, यानी कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो एजुकेटेड तो होते हैं हमारे वर्कर्स, लेकिन जिस चीज के लिए उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया उसकी उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है, या फिर उनकी जो नॉलेज होती है उसको अपग्रेड नहीं किया जाता, क्योंकि वो जो पढ़कर आए थे जिस टाइम वहाँ को उस टाइम कोई और टेक्नोलॉजी चलती थी, लेकिन उस कंपनी में या फिर अब रिसेंटली कोई और टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो वहाँ पर उनको ट्रेन किया जाता है कि इस तरह से प्रॉपर वर्क किया जाएगा। तो इस तरह के अरेंजमेंट भी प्रोवाइड कराने चाहिए क्या उनको। नेक्स्ट है द इंस्टॉलेशन ऑफ एन एफिशिएंट ग्रीवेंसेस हैंडलिंग सिस्टम, यानी कि जो भी ग्रीवेंस हैंडलिंग सिस्टम है किसी भी तरह का वर्कर के लिए, तो क्या उनको इंस्टॉल कराना चाहिए, या फिर वेलफेयर ऑफ द फैमिली मेंबर, जो कि उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए फैसिलिटी देनी चाहिए, या फिर द प्रोविजन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल वर्किंग कंडीशंस, या फिर उनके लिए जो बेस्ट पॉसिबल वर्किंग कंडीशंस है उसका प्रोविजन कराया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप चूज कर लीजिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट सूटेबल है, और उसके अकॉर्डिंग आपको देखिए यहाँ पर जो हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो मैं एक बार इनको छोटा कर देती हूँ जिससे कि आप इजिली समझ पाए। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट जो है ये हमारा करेक्ट है, बिल्कुल द पेमेंट ऑफ फेयर वेजेस होनी चाहिए। तो देखिए फर्स्ट हमारा सेकंड में नहीं है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है, कट गया। अब सेकंड पर आते हैं द अरेंजमेंट ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग। यस, ट्रेनिंग तो जरूर देनी चाहिए जिससे कि वो खुद को अपग्रेड कर पाए, या फिर कंपनी के अकॉर्डिंग, क्योंकि कई बार ऐसा होता है उनको सब कुछ आता है लेकिन कंपनी का मेथड अलग होता है, कंपनी में काम करने के तौर तरीके अलग होते हैं, तो वहां पर उनको एजुकेशन या ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, इसलिए ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड सही है। तो देखिए सेकंड हमारा किसमें, थर्ड ऑप्शन, वो सॉरी डी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे डी भी कट गया। हमें फर्स्ट एंड थर्ड में देखना है कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। थर्ड पर आते हैं द इंस्टॉलेशन ऑफ एफिशिएंट। यस, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, या फिर किसी भी तरह का उसको कोई एक्सीडेंट है, या फिर किसी भी तरह की कोई भी आपस में डिस्प्यूट हो रहे हैं, तो एक ग्रीवेंस हैंडलिंग सिस्टम होना चाहिए। तो ये भी करेक्ट है। तो देखिए थर्ड हमारे दोनों में है, तो अभी हमारे लिए दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। फिर है वेलफेयर ऑफ द फैमिली मेंबर्स। फ्रेंड्स, वेलफेयर ऑफ द फैमिली मेंबर्स ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही है, वो तो एक्स्ट्रा फैसिलिटी है जो कंपनी अपने वर्कर्स को, उनके फैमिली मेंबर्स को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये उनकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम फैमिली मेंबर जो है उनका वेलफेयर के लिए भी यहाँ पर कुछ काम करें। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो उनका एक्स्ट्रा वो है कि वर्कर्स को खुश करने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए, जिससे वर्कर्स का आउटपुट अच्छा निकल कर आए, तो ये हम यहाँ पर नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन कट गया। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन कट गया, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी भी कट गया, तो ए ही होगा। नेक्स्ट और देख लेते हैं द प्रोविजन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल वर्किंग कंडीशन। यस, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, वेंटिलेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए, वाटर अच्छा होना चाहिए, वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए वहां पर उनके लिए, सेफ्टी मेजरमेंट होना चाहिए। तो हाँ, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन 5 भी सही होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स अगेन हमें यहाँ पर देखना है, मैच करना है, उसके अकॉर्डिंग नीचे ऑप्शंस जो है उनके अकॉर्डिंग देखना है। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन में आपको अगर एक या दो का भी पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखिए फैक्ट्रीज एक्ट आपको पता होना चाहिए। फैक्ट्रीज एक्ट जो है बहुत सिंपल है, 1948 में था आया। उसके बाद आपको ये भी पता होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कब था, ये आया था 1999 में। तो यहाँ पर देखिए सी का डी किस ऑप्शन में मिल रहा है, सी का डी हमारा फर्स्ट ऑप्शन में है, सी का डी हमारा सेकंड थर्ड ऑप्शन में है। तो हमारे यानी कि बी ऑप्शन कट गया और डी ऑप्शन कट गया।
ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि हमारा जो ऑप्शन है ए और सी में से कौन सा करेक्ट है। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल जो है यहाँ पे हमारा, वो हमारा यहाँ पे किससे रिलेटेड है, इंपोर्ट एंड इंपोर्ट, यहाँ पे हम बात करें एक्सपोर्ट की, तो फ्रेंड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट हमारा 1947 से है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट ये 1951 है। तो देखिए फर्स्ट का थर्ड है एंड जो हमारा सेकंड ऑप्शन है उसका है फर्स्ट, इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी है ये राइट आंसर है। हमारा यहाँ पे जो ए था ये भी कट गया। तो देखिए यहाँ पे क्लियर था। आपको क्या करना है, सिर्फ एक दो कुछ इंपॉर्टेंट आप एक्ट याद कर लीजिए जिसके थ्रू आप इजिली कर सकते हैं। जैसे कि फेमा की बात करें 1999 में आया था, लेकिन ये स्टार्ट हुआ था वर्किंग इसने स्टार्ट की थी 2000 में। फैक्ट्रीज एक्ट आया था हमारा 1948 में। तो इस तरह से आपको कुछ इंपॉर्टेंट है उनको याद करना है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए अगेन यहाँ पर आपको एक करेक्ट जो नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे देखिए एक चेन बनी हुई है कि किसका नंबर किसके बाद आता है और वहां पर आपको ये देखना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो करेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर देखिए हम यहाँ पर आए तो आप यहाँ पर देखिए मैक्रो एनवायरमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट, नेशनल इनकम, पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है बिजनेस एनवायरमेंट, इंटरनल एनवायरमेंट, बिजनेस एथिक्स और पेमेंट ऑफ फेयर वेजेस। उसके बाद आता है बिजनेस एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, माइक्रो एनवायरमेंट, फिर सप्लायर्स है। नेक्स्ट है फोर्थ माइक्रो एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, कस्टमर्स, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी है ये यहाँ पे हमें रॉन्ग लग रहा है, जबकि हमारा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ये तीनों हमारे क्या है, इसमें जो चेन बनाई गई है वो करेक्ट बनाई गई, जबकि हमारा जो ऑप्शन थ्री है डी है उसमें हमारी जो चेन है वो गलत बनाई गई। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स मैक्रो एनवायरमेंट के बाद हमारा एक्सटर्नल एनवायरमेंट नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कस्टमर ले लिया, प्रोस्पेक्टस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट ले लिया, तो ये चेन गलत है। इस वजह से हमारा ऑप्शन डी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा क्योंकि ये रॉन्ग दे रखा है। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें अगेन देखना है करेक्ट कौन सा नहीं है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977 है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1980 और इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1991 है। तो फ्रेंड्स अगर हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपको पता होनी चाहिए कब कब आई, तो 1948 हमारी करेक्ट है, 1977 करेक्ट है और 1980 करेक्ट है। जबकि फ्रेंड्स यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1991 दे रखा है जो कि रॉन्ग है। 1991 में हमारी एलपीजी पॉलिसी आई थी, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम बात करें तो हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा वो हमारा रॉन्ग है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं एलपीजी पॉलिसी, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वहाँ पे सारी इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया गया था, ग्लोबल कर दिया गया था, लिबरलाइज कर दिया गया था। जो भी ड्यूटीज थी उनको लिबरल कर दिया गया था। प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे क्या वेलकम किया गया था जिससे कि वो आए, इन्वेस्ट करें और जो भी कमियां हैं उनको दूर करें, ठीक है। तो यहाँ पे एलपीजी आई थी 1991 में, इसलिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा डी वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया है इसमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एम्ड एट इंक्रीजिंग द टेम्पो ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके अंदर क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इंक्रीज करना उसका एम है, ठीक है। नेक्स्ट है, आफ्टर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 द बैलेंस ऑफ ट्रेड फॉर इंडिया हैज ऑलवेज बीन पॉजिटिव। नो, ये गलत है, पॉजिटिव नहीं था, वो नेगेटिव था। और वैसे भी 1991 में तो हम बात करें एलपीजी की, तो इस पे फोकस किया गया था, बैलेंस ऑफ ट्रेड की तो हम बात ही नहीं की गई है। तो इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स अगर हम यहाँ देखें तो देखिए हमारा स्टेटमेंट वन तो करेक्ट है, लेकिन हमारा जो स्टेटमेंट सेकंड है वो हमारा इनकरेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा यहाँ पे आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए करंट रेशो 2.5 है, लिक्विड रेशो 1.5 है और वर्किंग कैपिटल 60,000 है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो करंट असेट्स है वो क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखें करंट रेशो की बात करें 2.5, लिक्विड रेशो की बात करें 1.5, तो इसका मतलब तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये हो गया, क्योंकि हम सब जानते हैं करंट असेट्स
माइनस करंट लायबिलिटीज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि करंट रेशियो 2.5 है। इट मीन्स करंट असेट्स हमारा 2.5 टाइम्स इंक्रीज या फिर 2.5 टाइम्स ज्यादा है करंट लायबिलिटीज से। ठीक है, तो हम अगर इस तरह से निकालें इसका 2.5 माइनस 1 इक्वल टू 16,000। ठीक है, तो अगर हम इसी तरह से ये देखेंगे तो 1 इक्वल टू हमारा कितना हो गया 14,000। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम 2.5 में मल्टीप्लाई कर देंगे 14,000 को तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, हमारा निकल कर आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख हमारा ये निकल कर आया, तो इट मीन्स हमारी जो वर्किंग कैपिटल है वो हमारी 1 लाख है। ठीक है, इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो अगर आप 1 लाख करंट असेट्स हमारी कितनी है यहाँ पर 2.5 है, 1 लाख का आप 2.5 करेंगे 1 लाख करे लिखा आपने। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे क्या लिख दिया, आपने नीचे लिख दिया 40,000। अब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा यहाँ पर करंट रेशियो 2.5। ठीक है, या फिर वर्किंग कैपिटल हमारी निकल कर आ जाएगी अगर हम 1 लाख में माइनस भी करते हैं 40,000 को। ठीक है, इस तरह से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। 1 लाख में 40,000 किया तो आपका कितना निकल कर आ गया 60 लाख 60,000। तो देखिए वर्किंग कैपिटल हमारी 60,000 निकल कर आ गई, और अगर आप रेशियो निकालेंगे तो 2.5 हमारा निकल कर आ जाएगा। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, एक्स वाई जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 6:5:3, यानी कि 6:5:3 में ए एडमिट करता है पार्टनरशिप में फॉर 1/8, यानी कि 1/8 भाग शेयर वो लेगा। अब हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताना है एक्स वाई जेड का। अब क्या होगा, ऑप्शंस है इक्वल 6:5:3, 5/14, 4/14, 5/14 या फिर 4:5:5। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स अगर हमने माना कि जो फ्यूचर का जो प्रॉफिट होगा वो होगा 1, जिसमें वो बोल रहा है कि 1/8 भाग वो लेगा, तो माइनस अगर 8/8 भाग करें तो यहाँ पे कितना निकल कर आएगा 7/8 भाग किसका रहेगा, अदर पर्सन का। तो अगर हम 7/8 भाग से इनका निकालते हैं तो देखिए यहाँ पर किस तरह से निकलेगा। अब ये 6 है, 5 है, 3 है, इनका टोटल करेंगे तो कितना हो गया 14। तो पहले ए का निकालते हैं, सॉरी एक्स का मतलब फर्स्ट पर्सन का 6/14। ठीक है, और पहले हमने 1/8 में कितना निकाला था 1/8 का 1% से 1 रुपए के हिसाब से 60/8। तो 60/8 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर हम इसको इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 112, और 6 7 से कितना होता है 42। ठीक है, उसी तरह से अगर हम 5 का यानी कि y का निकालेंगे तो 5 का 5/14, क्योंकि इनका अगर हम प्लस करेंगे 6 5 और 3 इनको प्लस करेंगे तो 14 निकल कर आएगा। तो 5/14 को मल्टीप्लाई करेंगे 7/8 से तो कितना निकल कर आएगा, इसका निकल कर आएगा 35/112। सेम उसी तरह से यहाँ पे मैं आपको ऊपर करके दिखा देती हूँ। 3/14 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 60/8 से तो हमारा कितना निकल कर आएगा 21/112। तो आप इनको नोट कर लीजिए। एक्स का निकल कर आया 42/112, 35/112, फिर हमारा जेड का निकल कर आया 21/112। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या था, फर्स्ट का कितना था 42/112, फिर हमारा इसका वाई का निकल कर आया 35/112, और हमारा जेड का कितना निकल कर आया 21/112। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर देखें तो इन तीनों का अगर हम और फिर साथ में ए का जो पर्सन एडमिट हो रहा है उसका कितना है 7/8। ठीक है, उसका 7/8 हो गया। तो अगर आप देखिए फ्रेंड्स इन सबका आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, नीचे का सबका एलसीएम लेंगे तो कितना निकल कर आएगा 112। अब ये देखिए ये कॉमन क्या है, देखो 7 एकम 7। ठीक है, 7×3 = 21, 35 कितने में आता है 5 बार, 42 कितनी बार आता है 6 बार। तो क्या निकल कर आया अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशो देखें 6 5 और 3, ए का तो हमें निकालना नहीं है 1/12। तो ये कितने निकल कर आया 6 5 और 3। तो ये जो 6 5 और 3 है ये इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो कहलाएगा 6/5/3। तो देखिए ये ऑप्शन में है यस, ऑफकोर्स ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है 6 5 एंड 3। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। ये इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है एक्स वाई एंड जेड का, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा 1/8 भाग उनका वो लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अब इस क्वेश्चन में फ्रेंड देखिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें गिवन है। टोटल असेट टर्नओवर कितना है, 3 टाइम्स है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% है। टोटल असेट हमारी यहाँ पर कितनी है, 1 लाख है टोटल। ठीक है, अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप चेक करें, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं टोटल की। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इसका अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो फर्स्ट इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन नंबर डी किस तरह से होगा, तो देखिए फ्रेंड्स, पहले तो आप ये 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख है, इसका 10% निकाल लीजिए। इसका अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना हो गया, ये 10,000। अब ये जो 3 टाइम्स है, तो 10,000 में 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर 10,000 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 30,000। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, मेक sufficient provision for future losses but do not anticipate future profits. This statement is accordance to the concept of। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बताना है कि सफिशिएंट प्रोविजन बनाना फ्यूचर लॉस के लिए, लेकिन वो एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट्स से नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट किसके है, मैचिंग का बताता है, ऑब्जेक्टिविटी, कंजर्वेटिज्म या फिर मटेरियलिटी। तो फ्रेंड्स आपको ये इसका आंसर देने से पहले आपको ये चारों कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ये क्या क्या है। मैचिंग में आपको पता होगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट में ये बताया जाता है कि जो भी यहाँ पर हमारी चीजें गिवन है, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट हम दे रहे हैं या जो भी एंट्री कर रहे हैं उनका मैचिंग कॉन्सेप्ट होना चाहिए, यानी कि उनके साथ प्रॉपर वाउचिंग होनी चाहिए, जिससे कि हम उसको क्रॉस चेक कर पाए कि हमारा ये वाला जो एक्सपेंसेस हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑब्जेक्टिविटी में होता है सारी चीजें, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। कन्वर्जेटिविज्म का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो भी हम अकाउंटिंग इसके अंदर ये बताया जाता है कि कोई भी एंटिसिपेट फ्यूचर लॉस है, वो हमारे फ्यूचर लॉस के थ्रू हम यहाँ पर उनको एक तरह से प्रोविजन बना के रख सकते हैं फ्यूचर लॉस के लिए। यानी कि हमारे पास एक ऐसा प्रोविजन बना हुआ होना चाहिए जिसके थ्रू हम अपने जो भी फ्यूचर लॉस है उनको हम वहां से मीटअप कर पाए, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा इस वाले प्रिंसिपल से मैच करता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। मटेरियलिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे वो उनके अंदर मटेरियलिस्टिक होना चाहिए, यानी कि मॉनेटरी एस्पेक्ट में डिफाइन होने चाहिए। जो भी एंट्रीज हैं या फिर जो भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, अगर वो मॉनेटरी एस्पेक्ट में नहीं है, मटेरियलिस्टिक नहीं है, तो हम उनको नहीं कर सकते रिकॉर्ड। तो ये हमारा इसके अंदर बताया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट आता है, व्हेन अ फर्म इज डिसॉल्व्ड प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन इज शेयर्ड बाय पार्टनर्स। यानी कि जब एक फर्म डिसॉल्व होती है, यानी कि बंद होती है, वाइंड अप होती है, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है रियलाइजेशन पर, वो पार्टनर्स के अंदर किस टाइप से शेयर किया जाता है, इक्वल में, इन द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट ऑफ देयर कैपिटल रेशियो, या फिर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या फिर इन द रेशियो लेट डाउन इन गार्नर वर्सेस मोरे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर ये सारे ऑप्शन सही है, ये भी होता है, ये भी एक मेथड है, ये भी एंड ये भी। बट यहाँ पे जब तक हमें कोई भी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो सबसे पहले जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो उनकी कैपिटल में या फिर इक्वल में किया जाता है। सबसे पहले जो यहाँ पर अगर हम देखें सेक्शन 48 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, तो वहां पे हमें कुछ रूल्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो अगर हम उन रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो फ्रेंड्स, सबसे पहले होगा उनका जो भी लॉसेज है पहले उनके प्रॉफिट से होगा, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। उसके बाद कैपिटल से लिया जाता है, और कैपिटल के बाद भी अगर कुछ बचता है तो वो इंडिविजुअली प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के द्वारा उनको निकालना पड़ता है, या फिर अगर हम उनका आपस में इस तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो इक्वली भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाला जाता है, उसके बाद वो लोग मूव करते हैं कैपिटल की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं, द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएशंस इन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज नॉट ड्यू टू। यानी कि अगर इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिवाइडेड में, यानी कि जो भी क्वांटिटी डिमांड हो रही है और जो भी प्राइस है उनमें वेरिएशंस बहुत आ रहे हैं, ठीक है, और इनवर्स रिलेशन है, तो वो किसकी तरफ से नहीं होते, इनकम इफेक्ट से, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से, या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन
एक्सपेक्टेशन से ये नहीं होता है, ये इनकम इफेक्ट से हो सकता है, इनवर्स रिलेशन नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन से नहीं होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल से नहीं होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं, कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम मैक्सिमाइजिंग हिज टोटल यूटिलिटी व्हेन, यानी कि कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा और उसका जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमाइज होगी, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू गुड्स कंज्यूम्ड इक्वली, जब जो यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटीज हैं दो गुड्स से वो इक्वली कंज्यूम कर रहा है, या फिर द प्रोपोर्शन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज एंड रेस्पेक्टिव प्राइसेस आर इक्वल, यानी कि जो प्रोपोर्शन है मार्जिनल यूटिलिटी के और प्राइसेस भी उनके इक्वल होंगे, या फिर द कंज्यूमर गेट्स फुल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन, या फिर द कंज्यूमर फील सेटिस्फाइड विद हिज एक्सपेंडिचर ऑन द वेरियस गुड्स। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ बात की जा रही है इक्विलिब्रियम पॉइंट की, जहाँ कंज्यूमर होगा और जहाँ पर उसको टोटल यूटिलिटी मिलेगी। तो फ्रेंड्स अगर हम ये कंडीशन देखें कि उसको टोटल यूटिलिटी मिलेगी, तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर होगा, जैसे कि फ्रेंड्स आपने सैमुअल्सन के अकॉर्डिंग पढ़ा होगा, सैमुअल्सन ने बताया था कि अगर एक कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की कंडीशन में आता है, तो वहां पर उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटीज हैं सभी कमोडिटीज को लेकर, जो भी कमोडिटी ले रहा है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी और उनके प्राइस क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए। यानी कि अगर हम यहाँ पर अगर फॉर्मूले के थ्रू करें तो MU अपॉन P1 इक्वल टू MU अपॉन P2, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑन प्रोडक्ट 1 अपॉन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 1, या फिर इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट 2 अपॉन प्राइस ऑफ द सेकंड प्रोडक्ट इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट 3 अपॉन प्राइस ऑफ द थर्ड प्रोडक्ट। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो इक्वल होनी चाहिए प्राइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि वो जितना भी कमोडिटीज यूज करें उनकी मार्जिनल यूटिलिटी और उनके प्राइस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए आपस में। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द प्रोपोर्शंस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज एंड रेस्पेक्टिव प्राइसेस आर इक्वल। तो वहां पर क्या होगा, उसकी मैक्सिमाइजिंग हिज टोटल यूटिलिटी, वहां पे उसकी टोटल यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमाइज होगी और वो इक्विलिब्रियम पॉइंट में होगा। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए फ्रेंड्स इसमें हमें यहाँ पे मैचिंग करनी है। पहले आप यहाँ पे मैच कर लीजिए, ठीक है, फिर इसके बाद अदर से इसके ऑप्शंस हैं, जैसे कि जीरो इनकम इलेक्ट्रिसिटी, सब्स्टिट्यूट गुड्स, यूनिट क्रॉस इलास्टिसिटी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, इंडिफरेंट गुड्स और नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, इंडिपेंडेंट गुड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अगर एक दो चीज भी पता है तो आप इजीली कर सकते हैं। जैसे कि देखिए पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी हमारी किससे रिलेटेड होती है फ्रेंड्स, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी जो होती है वो हमारी सब्स्टिट्यूट गुड से होती है, यानी सी का क्या हो गया 1। आप अपनी नोटबुक में कर लीजिए क्योंकि जब मैं इस क्वेश्चन को नीचे स्क्रॉल करूंगी तो ये सारा रफ हो जाएगा, इसलिए आप लिख लीजिए सी का क्या हो गया यहाँ पे, ये फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट हो गया पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। तो सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पे नेगेटिव क्रॉस है तो ये पॉजिटिव है, तो अगर ये सब्स्टिट्यूट है तो ये इसका क्या है, अपोजिट है, तो इसका आंसर भी अपोजिट होना चाहिए। तो जब ये सब्स्टिट्यूट है तो ये क्या हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि डी ऑप्शन का हमारा सेकंड आंसर हो गया। ठीक है, अब बचा हमारे पास जीरो इनकम इलास्टिसिटी और यूनिट क्रॉस इलास्टिसिटी। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर आए जीरो इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इनकम इलास्टिसिटी, यूनिट क्रॉस इलास्टिसिटी में, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो जीरो इनकम इलास्टिसिटी होती है हमारी, ठीक है, वो हमारी किससे रिलेटेड होगी। यहाँ पर अगर हम आए तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सी होगा। देखिए फर्स्ट वाला जो होगा जीरो इनकम इलास्टिसिटी वो हमारे थर्ड ऑप्शन यानी इनडिफरेंट गुड्स पे जाएगा, यानी कि जो हमारा ए है वो जाएगा थर्ड पर, और जो हमारा यूनिट क्रॉस इलास्टिसिटी है वो हमारा किस पर जाएगा, बी जो है वो जाएगा हमारा यहाँ पे फोर्थ पर। ठीक है, तो यानी कि हमें ये ऑप्शन चाहिए फर्स्ट 2 3 4। ठीक है, तो अगर यहाँ फर्स्ट पे देखें तो फर्स्ट का क्या हो गया, फर्स्ट का हो गया 3, सेकंड का हमारे क्या हो गया, सेकंड का 4 हो गया, थर्ड का क्या हो गया, थर्ड का 1 हो गया, एंड फोर्थ ऑप्शन का क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन का 2 हो गया। तो 3 4 1 2 ये ऑप्शन हमें मैच करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स 3 4 1 2 हमारा कहाँ लाई कर रहा है, तो देखिए 3 4 1 2 हमारा ऑप्शन नंबर सी में लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। आप एक बार और देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को पॉज करके,
तो ये हमारा राइट आंसर है। तो आपको 2 या 3 कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। आपने देखिए पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी पता था तो आपने इजीली निकाल लिया कि पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी हमारा सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है और नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ये दे रखा है एक स्टेटमेंट, द आइसोक्वांट कर्व्स द ड्रॉन कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ड्यू टू डिमिनिशिंग टेक्निकल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, the lesser the convexity of the isoquant curve the greater the possibility of the complementary of two inputs। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ये दे रखा है कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल, ये हमारी किससे होती है, एक्सप्लेन होती है ये हमारी यदि हमारा कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन हो। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है, ये हमारा ऊपर का फर्स्ट करेक्ट है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम ये हमारा करेक्ट है। अब ये जो रेट होती है ये हमारी वन फैक्टर है जो कि सब्स्टिट्यूट होता है अदर फैक्टर्स के साथ, जिसको टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। जबकि जो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सेकंड की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेकंड है वो हमारा इनकरेक्ट है, जबकि ये बता रहा है कि द लेसर ऑफ कॉन्वेक्सिटी ऑफ आइसोक्वांट कर्व द ग्रेटर द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऑफ टू इनपुट्स। ये गलत है, टू इनपुट्स के पास वो ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री की नहीं होती है, तो यहाँ पे ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और सेकंड जो है इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अब अगेन यहाँ पे हमें कोड दे रखे हैं तो पहले हम यहाँ पर इनको चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर हमें गिवन है, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, कांस्टेंट एवरेज कॉस्ट ओवर अ रेंज ऑफ इनपुट। नेक्स्ट है एवरेज कॉस्ट बिकम्स कांस्टेंट मोमेंटरली, नॉर्मल एवरेज कॉस्ट इज यू शेप्ड और मॉडर्न लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट इज एल शेप्ड। अब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं एल शेप्ड की, यू शेप्ड की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर सबसे पहले आप सी ऑप्शन से चेक कर सकते हैं क्योंकि आपने सी ऑप्शन मोस्टली पढ़ा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम सी ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है नॉर्मल एवरेज कॉस्ट इज यू शेप्ड। ठीक है, ये जो नॉर्मल एवरेज कॉस्ट है यू शेप्ड की बात कर रहा है, ये हमारी किससे मैच कर रही है, ये हमारी मैच कर रही है इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज से। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो गया, 4। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 1 2 3 4, तो 3 का क्या हो गया, 4। अब उसी तरह से आप कांस्टेंट एवरेज कॉस्ट ओवर अ रेंज ऑफ आउटपुट देख सकते हैं, ए का हमारा यहाँ पर किससे मैच कर रहा है। तो फ्रेंड्स कांस्टेंट एवरेज कॉस्ट ओवर अ रेंज ऑफ आउटपुट की बात करें तो ये हमारी रिवर्स कैपेसिटी को बताता है, तो ऑप्शन ए का हमारा क्या हो गया, 2। वहीं अगर हम 2 ऑप्शन पे जाएं, एवरेज कॉस्ट बिकम्स कांस्टेंट मोमेंटरली, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारी इकोनॉमिक कैपेसिटी को बताता है, जबकि ऊपर वाला हमारी रिजर्व कैपेसिटी को बताता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, फोर्थ पर आते हैं, फोर्थ का हमारा बचा थर्ड, तो फोर्थ का हमारा थर्ड हो गया, जबकि मॉडर्न लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज एल शेप्ड प्रोडक्शन एंड मार्जिनल कॉस्ट इफेक्ट्स के कारण, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हो गया। तो यानी कि 2143 हमें चाहिए। देखिए 2143 कहाँ पर है फ्रेंड, 2143 हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है, सबसे पहले आप मैच करके सोचा करिए, उसके बाद आप चेक करा करिए कि यहाँ पे जो हमारे ऑप्शंस गिवन है वहाँ पे किस तरह से वो मैच कर रहा है। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो ऑप्शन है हमें मैचिंग के लिए दिए होते हैं उसमें से एक दो चीजें हमारे लिए बहुत आसान होती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमने वो पहले पढ़ी होती हैं। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। अब इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड नहीं है। पहले हम आंसर बात करेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कौन कौन से प्रोबेबिलिटी मेथड के सैंपल जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें बात करें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर, जजमेंटल और सिस्टमैटिक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं, तो इसमें से जजमेंटल जो है हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड और यहाँ पे बताऊंगी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड की फ्रेंड्स बात की जाए तो इसको क्या बोलते हैं हम, ठीक है, इसको बोलते हैं रैंडम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा, ये तो हमारा रैंडम हो गया, दूसरा होता है सिंपल रैंडम
उसके बाद आ जाएगा हमारा यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड के बाद आ जाता है यहाँ पे सिस्टम, रैंडम, क्लस्टर आ जाएगा, और फिर आ जाएगा हमारा मल्टी स्टेज। ठीक है, ये 6 होती हैं इसके अंदर, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के अंदर: रैंडम सैम्पलिंग मेथड, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड, सिस्टम सैम्पलिंग मेथड, क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग मेथड। वहीं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड की बात करें तो फ्रेंड्स इसके अंदर हमारी आती है पर्पसिव सैम्पलिंग मेथड, उसके बाद आती है कन्वीनियंस, कन्वीनियंस, उसके बाद आती है जजमेंटल, इसके बाद आती है हमारी कोटा सैम्पलिंग मेथड, फिर उसके बाद आती है स्नोबॉल। तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इनके नाम आप याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में ये बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिसर्च कैरिड आउट टू एक्सपेंड द नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड इज नोन है, यानी कि ऐसी रिसर्च जिसके अंदर नॉलेज को एक्सपेंड किया जाता है किसी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड, तो उसको क्या बोलते हैं? अप्लाइड रिसर्च, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव या फिर बेसिक रिसर्च। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव ये तो कट जाएगा क्योंकि ये एक पार्ट है जो मेन रिसर्च होती है उनके, ना कि ये मेन रिसर्च है, ये सब्सिडरी रिसर्च है, यानी कि ये सब पार्ट बोल सकते हैं, ये पार्ट नहीं है। ठीक है, पार्ट होते हैं हमारे बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च, दो तरह की रिसर्च होती है। तो आपको अब इन दोनों ऑप्शंस में से बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए नाम से पता चल रहा है अप्लाइड, यानी कि किसी चीज को अप्लाई करने की बात कर रहे हैं, यूज करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये यूज करने के लिए तो नहीं कह रहे, ये तो ये बोल रहे हैं कि एक्सपेंड कर रहे हैं नॉलेज को। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च में नॉलेज को एक्सपेंड किया जाता है किसी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड, और जब उस नॉलेज को हम गेन कर लेते हैं, उसको कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसको अप्लाई किया जाता है उस नॉलेज को। ठीक है, जो कि अप्लाइड रिसर्च में किया जाता है। और जो क्वालिटेटिव वो क्वांटिटेटिव है वो हमारे इन रिसर्च के पार्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। 20 तक करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, इन यूनिवेरिएट डेटा एनालिसिस टी टेस्ट इज यूज्ड व्हेन द डेटा आर इन द फॉर्म ऑफ metric data with one sample, non-metric data with independent variable, metric data with independent टू सैंपल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन यूनिवेरिएट डेटा एनालिसिस में टी टेस्ट जो होता है वो हमारा मैट्रिक डेटा के साथ इंडिपेंडेंट टू सैंपल्स होते हैं, उसके साथ वो वहाँ पे एनालिसिस की जाती है, यानी कि टू सैंपल होने चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट होने चाहिए मैट्रिक डेटा के साथ। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, टू शो द ट्रेंड फॉर अ वेरिएबल विच वन ऑफ द प्रेजेंटेशन मेथड इज यूज्ड? हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, लाइन ग्राफ या फिर स्कैटर्ड। तो फ्रेंड्स जब हम किसी भी वेरिएबल के लिए ट्रेंड को शो करते हैं, वेरिएबल के ट्रेंड के लिए, तो वहां पर जो हम प्रेजेंटेशन मेथड यूज करते हैं वहां पे होता है हमारा लाइन ग्राफ। इसके साथ साथ दो और हैं जिनको आप नोट कर लीजिए, पाई डायग्राम और बार डायग्राम। ठीक है, ये दो हम यूज करते हैं, लाइन ग्राफ, पाई और बार, किसी भी वेरिएबल के ट्रेंड को शो करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, which one of the following objectives is not the objective of secondary data collection? Identify the problem, test the hypothesis of relevant present problem, better define the problem, interpret primary data more insightfully। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात की जा रही है कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है सेकेंडरी डेटा कलेक्शन का। तो फ्रेंड्स फर्स्ट है आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को, फिर हाइपोथेसिस करना रेलेवेंट प्रेजेंट प्रॉब्लम के लिए, बेटर प्रॉब्लम को डिफाइन करना, उसका इंटरप्रेट करना प्राइमरी डेटा को मोर इंसाइटफुली। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसके जो राइट आंसर पे देखें तो राइट आंसर है इसका जो कि ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारा सेकेंडरी डेटा के लिए, वो है टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ द रेलेवेंट प्रेजेंट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो हमारा राइट आंसर है। ये हमारा सेकेंडरी डेटा कलेक्शन के लिए मोर इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को, बेटर डिफाइन प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम को किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, उसके बाद हम जो प्राइमरी डेटा हमने कलेक्ट किया उसको इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।